हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुभाष बराला जी, वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, वो हमारे बीच मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और उनको मैं मंच पर आमंत्रित करूं और साथ ही साथ हमारे जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी को मैं मंच पर बुलाऊंगा और प्रिया मेरे सहयोगी वो भी मंच पर आएंगी जो इस सेशन को आगे होस्ट करेंगी। और सबसे पहले मैं विनोद जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो राज्यसभा सांसद वरिष्ठ बीजेपी नेता सुभाष बराला जी हैं उनका वो स्वागत करेंगे। और तालियों के साथ सुभाष बराला जी का स्वागत कीजिए, क्योंकि जो विकास का रास्ता है भारतीय जनता पार्टी का पिछले 11 सालों में, उनमें बराला जी का भी योगदान है। तो उन तमाम विषयों पर बात करेंगे और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे विनोद लांबा जी और प्रिया। शुक्रिया धर्म, बहुत बखूबी आपने परिचय दिया। आज बात होगी सिरसा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 2 जिलों की, यानी कि सिरसा और फतेहाबाद की। और बराला साहब हमारे चीफ गेस्ट भी हैं इस इवेंट के। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सुभाष बराला साहब के लिए। फतेहाबाद से तो इनका ताल्लुक है ही, अब जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो पूरे प्रदेश से भी इनका ताल्लुक था, और अब सिरसा में इन दिनों बहुत चक्कर लगा रहे हैं। ये सवाल भी मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं सर आपके अटायर पे जाना चाहूंगा। आजकल धोती में नजर आ रहे हैं और कुर्ता था, कुर्ता के बाद एक जो जैकेट आया करती हैं स्मार्ट सी, वो भी पहना करते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल धोती में और थोड़ा सा पीछे बैक गियर लगा लिया आपने, जो वेशभूषा हुआ करती थी भारत की। एक तो विनोद जी आपका बहुत धन्यवाद, जो आज ये फतेहाबाद सिरसा की जो चर्चा है, और इस चर्चा में मुझे आपने यहाँ आपके दर्शकों से सीधे सीधे बात मेरी पहुँचे, उसके लिए मुझे यहाँ बुलाया है। इसके लिए आपका भी और आपके जी ग्रुप का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक मेरे इस पहनावे की बात है, तो ये तो बहुत साल से बीच बीच में मैं डालता रहता हूँ, लेकिन आजकल कुछ संयोग ऐसा है कि थोड़ा सा रूटीन में ज़्यादा धोती बांधने का आजकल प्रयास हुआ है। तो अपनी जड़ों से जुड़ना अच्छा रहता है, और हमारी संस्कृति तो वैसे भी बहुत महान संस्कृति है। हमारे बुजुर्ग भी इसी वेशभूषा में रहते थे, आपके बुजुर्ग भी, और आज भी देश के बड़े हिस्से में ये हमारा धोती कुर्ते का पहनावा, इसका प्रचलन है। आप चाहे गुजरात में जाइए, या उधर पूर्व के किसी प्रदेश में, बंगाल में जाइए, या उत्तर भारत के किसी राज्य जम्मू कश्मीर से लेकर के पश्चिम में जाइए। और अभी तो वैसे भी देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे 2047 में, यानी कि आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे 2047 में। उस समय तक आत्मनिर्भर भारत अगर हो सकता है तो हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी जरूरी है, तो सब तरह से ये फिट बैठता है। स्वदेशी तो जरूरी है। आदित्य देवीलाल जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। तो सिरसा की बात हो रही थी और विपक्ष भी आ गया है, और विपक्ष 2 ही विधायक है लेकिन ठीक ठाक शोर मचाते हैं। एक बार आदित्य देवीलाल जी के लिए भी तालियां बजा दीजिए। इंडियन नेशनल लोकदल संख्या में तो कम है, लेकिन विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। मैं आदित्य भाई एक सवाल पूछ रहा था बराला सर से कि सर आजकल चक्कर बहुत लग रहे हैं सिरसा की। मुझे लगता है कि जो मोर्चा फतेह नहीं कर पाए आप लोग 2024 में, उसकी जिम्मेवारी अभी से आपको तो नहीं दे दी गई है, क्योंकि बहुत कार्यक्रम देखता हूँ सिरसा से, मेरे पास लगातार फीड आती है, खबरें आती है। और बराला साहब का एक वीक में फतेहाबाद आपका गृह जिला है, टोहाना है, मुझे सारी हिस्ट्री पता है, लेकिन सिरसा में बहुत ज़्यादा आजकल आज आप एक्टिव है। ये आपको ही दिख रहा है आजकल एक्टिव हूँ मैं। हाँ, ये थोड़ा सा ठीक कह रहे हैं आप, थोड़ा सा ज़्यादा कार्यक्रम बन रहे हैं, लेकिन एक संयोग की बात मैं बताता हूँ। 2000 में मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हुआ, भारतीय जनता युवा मोर्चा का, और मैंने अपनी टीम बना करके, और उस समय के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रतन लाल कटारिया जी होते थे, दुनिया में नहीं है दुर्भाग्य से, और मनोहर लाल जी संगठन मंत्री होते थे। इनसे चर्चा करके मैंने एक पद यात्रा मैंने सोची, विचार किया मैंने पद यात्रा करने का, और उसकी शुरुआत भी 1 जनवरी 2001
उस समय शुरू हुई थी और एलनाबाद का आखिरी छोर जो बॉर्डर का काम है तलवाड़ा, वहाँ से शुरू की थी 12 दिन की पदयात्रा, और नई सदी संकल्प यात्रा उसका नाम दिया था। और हमारा संकल्प पूरा हुआ 2014 में। देश में भी हमारी सरकार बनी और हरियाणा में भी सरकार बनी। चाहे हम किसी भी पद पर रहें, या उस समय युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, बाद में किसान मोर्चा का अध्यक्ष हुआ, या प्रदेश में सचिव, महासचिव और अध्यक्ष, हर समय मेरा सिरसा से जुड़ाव रहा है। ये संयोग कहें कुछ सरकारी कार्यक्रम आए जिसमें मुख्यमंत्री ऑफिस से जिम्मेवारी लग गई। तो नजर आ रहा है, मैं प्रयोग के लिए पूछ रहा हूँ। प्रयोग मैं तो वही नहीं कह रहा हूँ, आप पूरी बात सुनिए तो फिर आप निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं, आपके श्रोता निकाल सकते हैं कि वो संयोग है, प्रयोग है। कुछ कार्यक्रम सरकार की तरफ से आ गए और कुछ कार्यक्रम संगठन भी हमारे तैयार करता है। जैसे आज संगठन की योजना से मैं प्रेस वार्ता के लिए आया और आपने मेरे को यहाँ बुलाया, मैं मेरी योजना से थोड़ा ही आया, मैं वो आपकी योजना से आया। वो संयोग है, संगठन का भी संयोग है, सरकार का भी संयोग है। और उसके अलावा एक संयोग और हुआ, मैं बताता हूँ आपको। अभी सेशन चल रहा था, संसद चल रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा हम सब सांसदों को, राज्यसभा लोकसभा कि एक लोकसभा पकड़ करके और उसके अंदर युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करना, और इसके लिए सांसद खेल महोत्सव हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। तो मेरा सौभाग्य है कि जब मेरे से चर्चा हुई, संगठन के जिन भी पदाधिकारियों ने देखना था, तो मैंने कहा भी मेरे को सिरसा दे दो, बिल्कुल आखिरी का है। और सिरसा में युवाओं को जागृत करने के लिए बड़ी ज़रूरत भी है, क्योंकि कई बार देखते हैं कि बॉर्डर का एरिया होने के कारण से कई बार युवा दिशा भटकता दिखाई देता है, समाज की मुख्य धारा, देश की मुख्य धारा से कहीं न कहीं अलग दिखता है। तो जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो निश्चित रूप में युवा का जुड़ाव समाज और देश के सरोकारों से होता है। हमारे बीच में फिलहाल नौशीन दुग्गल जी भी आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं। मैं गुजारिश करूंगी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। एक सवाल मैं प्रिया और ले लेता हूँ, आप अपने सवाल तैयार कर लीजिए। सर, एक वजह ये भी है, पूछ ही लेता हूँ, काफ़ी देर बाद पूछना तो मुझे पड़ेगा ही। यहाँ जो सुपड़ा साफ हुआ, बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं खासतौर से, सिरसा और फतेहाबाद, एक ये वजह। और जिसको आप लोगों ने चुनाव लड़ाने के लिए भेजा था लोकसभा में, तंवर साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, विधानसभा होते होते 152 डी ऐसी पकड़ी उन्होंने और लास्ट में ही एकदम निकल कर चले गए। यहाँ बीजेपी के पास लीडर्स की कमी है, विधानसभा में विधायकों की कमी है, ये भी एक बड़ी वजह है। और इसको आगे कितनी चुनौती बीजेपी लेती है, इस पर भी आप जरूर बात कीजिए। देखिए, जहाँ तक आपने बीजेपी के यहाँ प्रदर्शन की बात की है, देखिए हम लोकसभा सिरसा हम जीत चुके हैं। हमने 2019 के चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटें हमने जीती थी। फतेहाबाद की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी विधानसभा की जीत चुकी। इस लोकसभा की सिरसा भी इस बार हमने जीत ली है। हाँ, ये सच्ची बात है कि अभी सिरसा के अंदर किसी विधानसभा के अंदर हम कमल नहीं खिला पाए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि भविष्य में हमारा जो संगठन तैयार होता है सालों साल से, उसमें इस प्रकार का दृढ़ निश्चय है संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर कि हमने भविष्य का जो भी चुनाव होगा, चाहे लोकसभा का आएगा, विधानसभा का आएगा, हम सिरसा में लोकसभा में भी कमल खिलाएंगे और विधानसभा में भी कमल खिलाएंगे। और हमारा कार्यकर्ता जो संकल्प लेता है उसको पूरा करता है। सालों साल पहले जो संकल्प पूरा हुआ था देश में प्रदेश में सरकार बनाने का, और एक बार नहीं, वो ना प्रयोग है ना संयोग है, उस सेवा के कारण से संभव हुआ है। तो बनाई है भाई, 3 आप बार, लोगों ने 3 बिल्कुल बार हैट्रिक बनाई है। और इस बार लग भी रहा था, माहौल और मीडिया की नज़र से भी कह देने में कोई गुरेज नहीं है, मैं बात से फिरने वाला आदमी हूँ नहीं भाई। माहौल जिस तरह से लग रहा था इस बार थोड़ा सरप्राइजिंग तो था, लेकिन नंबर और बढ़िया है। और आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं सर, एक बात कर लीजिए। और फिर प्रिया, मेरी सहयोगी के भी काफ़ी सवाल हैं। ये लग रहा था उस समय, क्योंकि आपने पूरी पार्टी की कमान भी संभाली है, कि 2024 में इतनी आसान जीत और पहले से ज़्यादा विधानसभा आप लोग जीत जाएंगे, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, आपकी बात ठीक है। एक वातावरण विपक्ष की तरफ से भी इस प्रकार का बनाया गया था, और एक स्वाभाविक भी रहता है कहीं भी लोकतंत्र में। कहीं भी आप देखिए, कोई भारतीय लोकतंत्र या हरियाणा की मैं बात नहीं करता, दुनिया के बहुत सारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की, देशों की मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया जितना मैं कर सकता हूँ। तो एक बात ध्यान में आती है, एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर, एक वो भी अपने आप में काम करती है।
और आम आदमी के मन में इस प्रकार का एक भाव रहता है कि यार अब 2 बार ये हरियाणा की सरकार ये चला चुके हैं, हो सकता है इस बार एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन ऐसा कोई थर्मामीटर तो है नहीं। जनता की चर्चा से कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि विपक्ष ज़्यादा वोकल है, कम वोकल है, विपक्ष की इस प्रकार की जो आवाज़ें हैं कितने लोग तक पहुंच रही हैं, कितने ऊंचे स्वर में पहुंच रही हैं। तो किस प्रकार का माहौल उसके कारण से क्रिएट हुआ था कि हम सरकार में नहीं आ रहे। वरना तो मनोहर लाल जी जब हरियाणा प्रदेश में रहे, उन्होंने जो सेवा की और बिल्कुल निश्चल निष्कपट भाव से हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो नारा उन्होंने दिया था उसी को सार्थक करते हुए, और जिस प्रकार से हरियाणा की राजनीतिक संस्कृति थी, हरियाणा की सत्ता चलाने की संस्कृति और व्यवस्था बनी हुई थी, उसको पूरी तरह से यू टर्न दिया। यू टर्न दिया, पूरी बात मैं कर लूँ तो थोड़ा सा समय देंगे तो अच्छा रहेगा। यू टर्न दिया। पहले सरकार में जो भी लोग आते थे, ABCD जिस भी पार्टी की अब बात करेंगे, वो अपने परिवार से, घर से शुरू करते थे सेवा का काम, फिर वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते थे रिश्तेदार, फिर आगे बढ़ते थे आप अपने आसपास के वर्कर, और फिर उसके अंदर नौकरियों से लेकर के डेवलपमेंट के काम में भारी भ्रष्टाचार भी होता था। इस संस्कृति को यू टर्न देने का काम मनोहर लाल जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। हरियाणा की जनता का विश्वास जो उठ गया था नेताओं से और इस व्यवस्था से, वो दोबारा से कायम हुआ। बहुत मुश्किल हुई, इसमें बहुत संकटों से हम लोगों को गुजरना पड़ा, बहुत सारी व्यवस्थाएं बदलते बदलते इतनी समस्याएं, इतनी चुनौतियां आती थी, लेकिन टीम मनोहर लाल जी ने, टीम BJP ने कदम से कदम मिला करके काम किया और व्यवस्था परिवर्तन की। इसलिए दूसरी बार भी सरकार आई, तीसरी बार भी सरकार आई। ये जो सरकार है ये जन भावना की सरकार है, कोई परिवार की सरकार नहीं है। अभी आपने जिक्र किया तो दूसरी बार भी सरकार आई और तीसरी बार भी सरकार आई, और हमने देखा भी 2014 में भी आपने सरकार बनाई। बात करें 2019 की तो आपने गठबंधन के साथ सरकार बनाई। बात करें 2024 की तो फिर से आपकी सरकार आई। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, फिलहाल आप प्रदेश को कहां पर देखते हैं? देखिए, मैंने कहा कि हम चाहे रोजगार की बात करें, हमने पर्ची खर्ची सिस्टम को बिल्कुल से ख़त्म कर दिया। लोग भी मानते हैं। आज आप किसी युवा से पूछो कि नौकरी कैसे लगाए, एक ही जवाब आएगा, मेरिट के आधार पर। उसके परिवार ने उसको इतना सक्षम बनाया, बच्चे ने मेहनत की, पहले पढ़ करके इस काबिल हुआ कि किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे पाए, टेस्ट दे पाए, और फिर सरकार की व्यवस्था के चलते उसको केंद्र और प्रदेश सरकार की नौकरी मिली। अगली बात, हम युवा की बात करते हैं। युवा को केवल रोजगार के मामले में नहीं, स्वरोजगार के मामले में जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती थी वो हमारी सरकार ने उनको उपलब्ध करवाने का काम किया। दूसरा बड़ा वर्ग आता है किसान का, क्योंकि देश की तरक्की के अंदर किसान, युवा, महिला और गरीब, इन तब सब वर्गों का, चारों वर्गों का बहुत अहम योगदान होता है। और इन सब के लिए केंद्र की सरकार ने भी, प्रदेश की सरकार ने भी। अगर मैं दूसरे वर्ग की बात करूं, किसान वर्ग की, तो देखिए किसान को हमारी सरकार ने, जब विपक्ष में थे, एक नारा देते थे कि किसान को लाभकारी मूल्य उसकी फसल का मिलना चाहिए। मैं बहुत सारे किसान संगठनों के साथ मैंने मिल करके आंदोलन में भी मैंने भाग लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का भी 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष रहा। तो मेरा इस तरह के कार्यक्रमों में जाना विपक्ष में रहते हुए खूब होता था। तो एक बात करते थे किसान नेता, और हम भी बात करते थे कि हमारी फसल का बीमा भी होना चाहिए जी, लाभकारी मूल्य भी मिलना चाहिए, बीमा भी मिलना चाहिए, फसल की खरीद सुनिश्चित होनी चाहिए। ये सारी बातें किसान के लिए हमने की। फसल का बीमा भी दिया। हुड्डा साहब 11 साल 9.5 साल मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के रहे, लगभग 1100 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजा दिया। हमारी सरकार ने लगभग 11 साल के कार्यकाल में 15,000 करोड़ का मुआवजा किसान को दिया, और फसल बीमा अलग से दिया, लाभकारी मूल्य अलग से दिया। इसी प्रकार से महिला के लिए, अब 2 वर्ग रहते हैं, उनकी थोड़ा सा सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। महिलाओं को, इस आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने के लिए देश की सरकार ने भी और हरियाणा की सरकार ने भी पंचायती राज व्यवस्थाओं में 50% आरक्षण, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनको इस समय में देने का काम किया। स्थानीय निकाय में आरक्षण, पार्टी के अंदर भी 33% आरक्षण हमने संगठनात्मक व्यवस्थाओं में दिया। और नौकरियों में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहन बेटियों के लिए हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय हो, इस बात की व्यवस्था प्रदेश के अंदर की। और अभी
गरीब की श्रेणी में भी आती है महिला, और महिला के नाते भी 2100 रुपये पेंशन हमारी पार्टी का वायदा था चुनाव से पहले, वो देने का काम किया। गरीब कल्याण के लिए इतनी योजनाएं लागू किया, आज पूरा गरीब वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। एक सवाल वोकल फॉर लोकल कर लेते हैं। वोकल फॉर लोकल इस लिहाज से कि सिरसा और फतेहाबाद की बात आती है, किसानी की बात आती है, किन्नू के खेतों की बात आती है, लेकिन साथ ही सवाल उठ जाता है कि यहाँ नशे ने बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रखा है और किसान यहाँ का कभी ना कभी किसी चीज़ से नाराज भी रहता है। मैं दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा हूँ, सिरसा और फतेहाबाद की, और जैसे आपने कहा पंजाब से राजस्थान से लगता हुआ एरिया और काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, और उसको मैनेज करना, एक सीट से एक विधानसभा की दूसरी विधानसभा सीट तक भी जाएं तो 60-60 किलोमीटर का सफ़र भी होता है। यहाँ की डेवलपमेंट के लिए आपकी सरकार का, और आप इसी क्षेत्र से आते हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस कैमरे के माध्यम से भी और इस जो पूरा मंच है यहाँ से भी लोग जानना चाहेंगे कि सिरसा और फतेहाबाद के लिए क्या आप लोगों की प्लानिंग है, और क्या ज़्यादा भाजपा की जो तीसरी बार की सरकार है, आप ही के शब्दों में कहूँ तो क्या बेहतर कर सकती है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए? देखिए, मैंने पहले तो बताया कि हमने इन चारों वर्गों को मजबूत करने का काम किया, युवा, महिला, किसान और गरीब, इनको अपलिफ्ट करने का काम किया। परिणाम भी आ रहा है, दिख रहा है सामने। और दूसरा, आधारभूत ढांचा हमारे इस क्षेत्र का मजबूत हो। पहले भी हरियाणा आधारभूत ढांचे के मामले में इतना पिछड़ा तो देश के मुकाबले नहीं कह सकते, लेकिन ज़रूरत थी। आज आप और हम जिस हाईवे से आए हैं, पहले छोटी सड़क होती थी, 7 और 10 मीटर का नेशनल हाईवे था, इतनी चौड़ाई का, हमने देखा है अपनी आंखों के सामने। वो 10 मीटर का जो हाईवे होता था वो अपर्याप्त था इतने ट्रैफिक को झेलने के लिए। आज 4 लेन सड़क, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, कैसे चाहे वो उधर से शुरू हुई थी, कैथल से प्रधानमंत्री जी ने पहला कार्यक्रम किया था 2014 में, मुझे याद है, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था। उसी समय हमारा, चाहे वो कैथल से अम्बाड़ा और अम्बाड़ा से इधर अपना हिसार होकर के राजगढ़ का जो रोड है वो बना था, और रोहतक के आगे 4 लेन ये हमारा बना था डबवाड़ी तक। इसके बाद आपने देखा इसी प्रकार का अमृतसर से लेकर के जामनगर तक का जो एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे, वो हमारा बन करके तैयार है। आधारभूत ढांचे के नाम पर कहीं भी कोई जो पुरानी सड़कें हैं जो 12 फीट की चौड़ी थी उनको 18 फीट करने का काम किया गया। हमारे क्षेत्र के अंदर जहाँ कहीं भी आंगनबाड़ियों के निर्माण की ज़रूरत थी उनके भवन बनाने का काम किया। स्कूलों में जहाँ भवन की ज़रूरत थी उनको बनाने का काम किया। बहन बेटियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए, जैसे मैंने बताया, हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज हो, ऐसा मनोहर लाल जी ने योजना बनाई थी। इस पर बहुत आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए बड़े भवन बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके अलावा आप देख रहे हो हर ज़िले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम जो शुरू हुआ था, सिरसा के मेडिकल कॉलेज का काम मुझे लगता है कि धरातल के ऊपर उसका शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार के बहुत सारे आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के काम हुए हैं। एक और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं किसान भी हूँ, हमारे यहाँ सौभाग्य से चौधरी छोटू राम जी जब संयुक्त सरकार में मंत्री होते थे आज़ादी से पहले, तो उनके प्रयासों से भाखड़ा में एक बहुत बड़ा बांध बना था जिसका पानी हम सब लोगों को आज सिंचाई के लिए भी मिलता है, पीने के लिए भी मिलता है। इसके लिए जितने भी छोटे माइनर थे, रजवाया जिसको हम बोलते थे, नहरें हैं, नाले हैं, जहाँ से भी डिमांड आती थी, बेशक में विधायक टोहाना का था, पूरा फतेहाबाद जिला और सिरसा जिला उसमें इंक्लूड था, जहाँ से भी कोई डिमांड आती थी किसानों की, उस मांग को हम पूरा करने का प्रयास त्वरित गति के साथ करते थे, होता भी था, ताकि किसान को उसके छोर पर, अंतिम छोर पर उसको पानी हम पहुँचा सकें। बाढ़ की विभीषिका से भी बचाने के लिए जो जो कदम हो सकते थे हमने किए। यानी कि समग्र रूप से कैसे फतेहाबाद और सिरसा को हम हर तरह से, हर एंगल से विकास के मामले में आगे लेकर के आ सकते हैं, वो काम हमने किया है। आपने बात रोजगार की किसान की। मैं सवाल आपसे रोजगार को लेकर पूछना चाहूंगी। विपक्ष कहता है कि पहले प्रदेश रोजगार में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, पर आज प्रदेश की बात की जाए तो रोजगार में जो है प्रदेश बिल्कुल पीछे जा चुका है और कानून व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है। क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष तो कहेगा, लेकिन विपक्ष को कुछ बातें जो कहनी है वो जिम्मेवारी के साथ कहनी चाहिए, क्योंकि जो भी आज हरियाणा के अंदर विपक्षी दल हैं वो कभी हरियाणा के अंदर राज भी करके गए, ये नहीं भूलना चाहिए उन लोगों को। और ये नहीं भूलना चाहिए कि कानून व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, निश्चित रूप में सुधार हुआ है और ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है, लेकिन क्या
वर्तमान की सरकार में कोई ऐसे तत्वों को कोई संरक्षण देता है क्या? इनको संरक्षण नहीं देता, चाहे वो गुंडा एलिमेंट हो, चाहे नशे करने वाले हों, इनके खिलाफ कैसे सख्त एक्शन लिया जाए गुंडा एलिमेंट के खिलाफ, वो हमारी सरकार लेती है। और जैसे पूर्व में भी एक सवाल था युवाओं के दिशा भटकने का, नशे की तरफ जाने का, उनको भी समाज की मुख्य धारा में लेकर के आने के लिए जैसे एक परिवार का मुखिया प्रयास करता है, वैसे हमारी सरकार के मुखिया प्रयास करते हैं। कभी उनके बीच में मैराथन का आयोजन करते हैं, मुख्यमंत्री खुद उपस्थित होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेतागण उनके बीच में जाकर के कभी साइक्लोथॉन का आयोजन करते हैं, कभी नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करते हैं, कभी उनके साथ व्यक्तिगत काउंसलिंग करने का काम करते हैं। और जो बहुत ज़्यादा इस दिशा में गलत रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, उसके लिए फिर ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर भी खोले जाते हैं। यानी कि हर वर्ग से व्यक्तिगत रूप से भी युवा को दिशा देना, और जो दूसरा गलत काम करते हैं उनको भी ठीक रास्ते पर लेकर के आना, दोनों ही रास्ते पे काम हुआ है। और जो गलत काम करते हैं, अपराधी हैं, उनको सख्त सज़ा मिले और समयबद्ध तरीके से मिले, इसका प्रयास हमारी सरकार का। कल आपने देखा होगा, खुद केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा प्रदेश के अंदर आए थे। जो अंग्रेजों के समय का भारतीय दंड संहिता के नाम से जो कानूनी व्यवस्था जानी जाती थी, आज भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानी जाती है। और कैसे अपराधियों को जल्द से जल्द उनको जो भी न्यायिक व्यवस्था के तहत उनको चाहे सज़ा मिलनी है या उनको सज़ा नहीं मिलनी है, इसके ऊपर फैसला होता है, लंबा नहीं लटकाया जाता, न्याय मिलता है उनको। सर एक सवाल विपक्ष पे ही मेरी सहयोगी ने पूछा, विपक्ष का एक बार स्कोर है सेट कर लेते हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। आरोप आपस में लगते रहते हैं कि ए की जो सहयोगी है बी है, बी कहती है कि नहीं ए की सहयोगी सी है, और सी कहती है नहीं ए और बी मिले हुए हैं। तो कौन किससे मिला हुआ है, विपक्ष किसके साथ है? इनेलो वाले साफ तौर पे कहते हैं कि भाई हुड्डा साहब और कांग्रेस के जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, और कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई बीजेपी के साथ इनेलो वाले मिले हुए हैं। कई ऐसे मौके आए जो उन लोगों ने वोट दिए। आखिरकार ये गुत्थी है क्या? उनकी संख्या 37 है और इनेलो की संख्या 2 है, लेकिन ए बी सी का ये गठजोड़ है, ये किस तरह का गठजोड़ है? और आप लोग जो सत्ता में, यानी ए तो आप लोग हो, बी और सी में तय हो रहा है कि कौन आपके साथ है। एक किसको मुख्य विपक्ष मानता है या किसके सवालों से ज्यादा फर्क पड़ता है? देखिए, विपक्ष तो विपक्ष है, मुख्य विपक्ष पे आ जाओ ना, A प्लस B प्लस C। एक मिनट, नहीं किसको विपक्ष मानते हैं पहले वहां से शुरू करता हूं मैं। विपक्ष तो विपक्ष है, लेकिन आधिकारिक रूप में जिसकी विपक्ष का जो भी दल होता है, जिसकी ज़्यादा, चाहे लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात, जिसकी ज़्यादा सीटें हैं, मुख्य विपक्षी दल होता है। लेकिन कोई भी सरकार के विरोध की विचारधारा का व्यक्ति जीत करके आता है, 1 आए, 2 आए, 10 आए, कितने भी आए, वो विपक्ष के अंदर उसकी गिनती होती है निश्चित रूप में। एक दूसरा ये विषय आता है कि ए कहता है कि फलां पार्टी इनकी पर्दे के, हाँ बी आपके साथ है पर्दे के पीछे से, बी कहती है कि सी आपके साथ है, ये चलता रहेगा। देखिए, लोकतंत्र में लड़ाई विचारों की होती है, लड़ाई मुद्दों की होती है, कभी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती। मैं तो हरियाणा की राजनीति को इतने सालों से जानता हूँ, 84 से छात्र जीवन में जब प्रवेश किया कॉलेज में, तब सक्रिय राजनीति में भूमिका निभाई थी, उस समय से अब तक मैं देखता आ रहा हूँ। कहीं कोई पी से निकले हैं, मतलब मैं एबीवीपी नहीं, लेकिन मैं छात्र संगठन में काम करता था मेरे कॉलेज में। थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए आज। उसमें अगले सवाल के जब आएगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन अब तो आपके जो सवाल है मुख्य सवाल था उस पे आता हूँ। उस समय से लेकर के वर्तमान तक मैंने देखा है कि हरियाणा के अंदर केवल विचार की लड़ाई है। देखिए, आज केवल 2 दल ऐसे हैं जिनका कभी धरातल के ऊपर आपस में समझौता नहीं हुआ, कुछ समान विचारों को लेकर के, समान मुद्दों को लेकर के। चौधरी देवीलाल के साथ भारतीय जनता पार्टी की आमने सामने की लड़ाई भी रही, बहुत बड़ी शख्सियत थे वो, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, हम उनके साथ भी रहे, उनके विरोध में भी रहे। चौधरी बंसीलाल जब कांग्रेस पार्टी में थे, हम उनके घोर विरोधी भी थे पार्टी के नाते, और उनके साथ हमने सरकार भी चलाई। इसलिए देखिए, लड़ाई केवल विचार की होनी चाहिए, केवल मुद्दों की होनी चाहिए। व्यक्तिवाद के आधार पर अगर सत्ता पक्ष की विपक्ष की पर्दे के पीछे गठबंधन की या लड़ाई की बात करेंगे
तो मुझे नहीं लगता उसमें कहीं को सच्चाई है। अगली बात इसमें मैं बढ़ाना चाहूँगा, बात को जोड़ते हुए, कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती थी तब हम लोग समाज से अच्छे कार्यकर्ताओं का संगठन करते हुए एक बड़ा राजनीतिक दल कैसे तैयार करें और विपक्ष के नाते मुद्दों को कैसे उठाएं, जो जनहित के मुद्दे हैं, कल्याण के मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, कहीं कहीं कमी है किसी भी प्रकार की, उसको हम उठाते थे। और जब सरकार में आते हैं तो हम लोग, जैसे मनोहर लाल जी ने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और मैं अध्यक्षता मैंने भी कहा था, साथ रहेंगे साथ बढ़ेंगे। हम हर पे काम करते हैं, हम किसी को मानते नहीं। जब विकास की योजना लागू होती है, ये थोड़ी होती है गली बनी है, सुभाष बराला बीजेपी का इसके घर से आगे तक जाएगी, बीच में विनोद लांबा का घर आएगा, इसको लाभ नहीं मिलेगा। या कोई बिजली की लाइन जानी है, पानी की लाइन जानी है, बीच में आपका घर पड़ता है, दूसरे दल के आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ सबको मिलता है। यहाँ कोई बदले की भावना से काम नहीं होता। इसलिए कभी कभी लगता है कुछ लोगों को कि विपक्षी लोगों को भी इस प्रकार के काम होते हैं जो जायज़ काम है। किसी को कोठी खाली नहीं करवाई, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरिट के आधार पर बिजली पानी के नहीं है। कोठी में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं हो पाया, इनेलो वालों ने बार बार कह दिया बात आपकी, कोठी खाली नहीं करवा रहे। बात आपकी ठीक है, वो कर नहीं रहे और आप खाली करवा नहीं रहे थे। आपका सवाल जायज़ है, लेकिन जवाब सुनिए ना उसका। जैसे मैं कह रहा था, काम सबके लिए होता है, एक शिष्टाचार भी कोई होता है, कोई शिष्टाचार भी होता है। पता था आपको कि बनने यही है कि रहने दो यार। देखिए, कोई भी बने, बनना तो कांग्रेस के था, कोई भी बने। आज हुड्डा साहब बने हैं, वो शिष्टाचार के नाते कहीं कोई इस प्रकार की बात होती है, कोई नेता कहता भी ये थोड़ी सी बात मान लो, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ बैठे व्यक्ति भी ऐसे दूसरे दल के जो हैं, वो मुख्यमंत्री चाहे मनोहर लाल जी थे, चाहे नायब सिंह जी हैं, उनसे काम करा के लिए साधारण से साधारण कार्यकर्ता दूसरे दल का जाता है, अपना काम करवा लेता है। ये शिष्टाचार के नाते था। हाँ, चाहे ये नहीं था कि हुड्डा साहब बनेंगे कि कौन बनेगा, हुड्डा साहब बने तो उनके पास रह जाएगी, अब दूसरा बनता तो उनके पास चली जाती, वो तो उनकी व्यवस्था थी। अभय जी को इतनी सारी सुरक्षा दे रखी है, उनके पास पद भी नहीं है। ये दोनों तरह की बात आई थी निकल के कि भाई उनकी कोठी खाली नहीं करा रहे, उन्हें जो पद ना होने के बाद भी बहुत ज्यादा सुरक्षा दे रखी है। देखिए, अभय सिंह चौटाला हरियाणा के एक अग्रणी राजनीतिक परिवार के नेता हैं, निश्चित रूप से। बेशक आज वो विधायक नहीं है, लेकिन वो विपक्ष की एक भूमिका तो निभाते नहीं, विपक्ष के नेता की। और उनको ज़रूरत के हिसाब से उनकी कोई इस प्रकार की जो बैकग्राउंड होती है सुरक्षा के एंगल से, उसके आधार पे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, विनोद जी, सुरक्षा एजेंसियां तय करती हैं किस नेता को कितनी सुरक्षा देनी है। आज उनको सुरक्षा दी जा रही है, इसमें दिक्कत क्या है? कुछ नहीं है, उनका अधिकार है। देखिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो विपक्ष के नेता भी रहे हैं, सत्ता में भी रहे हैं, वो उनको जरूरत के हिसाब से सुरक्षा एजेंसियों ने तय किया था इनको कितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुभाष बराला ने, नायब सैनी ने तय नहीं किया था, वो उनको मिल रही है, इसमें किसी को क्या तकलीफ है? कांग्रेस ने सवाल पूछा था, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, जवाब मैंने दे दिया, किसी को क्या तकलीफ है? ठीक है, बात अभी किसान को लेकर कर लेते हैं। आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं विपक्ष ने कि आप किसान विरोधी हैं। बात एमएसपी की करें, बात धान की करें, जिस तरीके से बाढ़ आई और किसान की फसल खराब हुई, आप पर कई गंभीर आरोप लगे। अब मैं चाहूंगी आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के मंच पर बताएं कि आपने किसान के लिए क्या काम किए हैं। देखिए, मैंने जब 4 वर्गों की बात की थी, युवा, महिला, किसान और गरीब की, तब भी मैंने इस विषय को टच किया था। बीमा तो करवा देते हो, बीमा तो हो जाता है, बीमा की रकम नहीं मिलती उनको। ऐसा नहीं है विनोद जी, मिलती है। देखिए, बीमा की रकम भी मिलती है। जो किसान भाई किसी कारण से, क्योंकि कुछ लोग उनको गुमराह भी कर देते हैं, वो गुमराह होकर के बीमा नहीं कराते, तो उनको मुआवजा देने का काम भी हमारी नायब जी की सरकार कर रही है। हुड्डा साहब लगभग 9.5 साल 10 साल के बीच का कोई समय था, इतने मुख्यमंत्री इस समय के लिए रहे, 1100 करोड़ का मुआवजा दिया था। देखिए, रिकॉर्ड की बात है। नहीं विनोद जी, पूरा सुनिए ना, पूरा सुनिए ना। 15,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने मुआवजा दिया। कैसे चुप रह जाए हम विपक्ष में थे, मैंने किसान नेताओं के साथ आंदोलन किए हैं। हम कहते थे अगर 100 रुपए किसी फसल को पैदा करने में अगर कोई लागत आती है, उसमें 50% लाभ, ये मैं नहीं कहता, आज विपक्ष के नेताओं से पूछ लेना, ये इस फार्मूले की बात नहीं करते थे क्या? किसान आंदोलनकारियों से पूछ लेना। आज वो 1.5 गुना, यानी कि 100 रुपए लागत में 50% लाभांश जोड़ करके भाव देने का किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। इसमें कहाँ दिक्कत है? मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये है, सवाल तो उधर से था, जवाब तो पूरा करना था। कंटिन्यू कर दिया, कोई नहीं, प्रिया ने पूछ लिया, मैंने कंटिन्यू कर दिया। एक चीज है, प्रचलन है कि भाई केंद्र की राजनीति की बात होगी तो नेहरू साहब को याद किया जाएगा,
आप लोगों ने 10 साल अपनी सरकार चला ली, 11वां साल चल रहा है और ये पूरा भी हो जाएगा। आप लोग हुड्डा साहब की सरकार के कभी नाम ले लेते हो, कभी चौटाला साहब की सरकार के नाम ले लेते हो। ये कब तक जो इतिहास के पुराने आंकड़े हैं उनका बीजेपी सहारा क्यों लेती है? ये आप, मैं गलत नहीं कह रहा, आप राज्यसभा में अपर हाउस में आते हैं, नेहरू साहब को रोज दूसरे दिन याद कर लिया जाता है वहां पे, और यहाँ हुड्डा साहब के कार्यकाल को याद कर लिया जाता है। आपने 3 बार नाम ले दिया 10 साल की उनकी सरकार का, 9.5 साल की सरकार का, और कई बार रेफरेंस आता है चौटाला साहब की सरकार का भी आ जाता है। भाई अपनी अच्छी खासी हिस्ट्री बन गई ना बीजेपी की भी, 10 साल तो आप लोगों ने पूरा कीजिए, वहीं से कंटिन्यूटी करके आगे बात कीजिए। पुराने रेफरेंस कब तक लिए जाएंगे? देखिए विनोद जी, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, डेवलपमेंट, इसमें कभी टुकड़ों टुकड़ों में विचार नहीं होता। यही तो दुर्भाग्य हमारे देश का, जिन लोगों ने टुकड़ों टुकड़ों में समाज का, राजनीतिक क्षेत्र का, डेवलपमेंट का विचार करने का प्रयास किया, जिन्होंने, बात तो करेंगे ना, बात में महात्मा गांधी जी भी करूंगा। महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी का नारा दिया था, कब दिया था? जब देश गुलाम था। होना क्या चाहिए था? जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, हमारे देश की जो डेवलपमेंट है, हमारे देश का जो विकास है, उसका आधार क्या होना चाहिए था? वो गांधी जी का स्वदेशी का विचार होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? डेवलपमेंट का क्या आधार बना? उनका आधार बना नेहरू मॉडल, इंदिरा मॉडल, वो विदेशी विचार, चाहे वो साम्यवादी विचार था, पूंजीवादी विचार था। हमारी भारतीय संस्कृति ने जो स्वदेशी का और समग्रता के साथ आगे बढ़ने का जो एक विचार दिया था, उसके आधार पे डेवलपमेंट नहीं हुई। तो चर्चा हम नेहरू जी की भी करेंगे, चर्चा हम इंदिरा जी की भी करेंगे, चर्चा हम करेंगे इस प्रकार के और महान जो पुरुष हुए हैं, स्वामी विवेकानंद की, उनकी भी चर्चा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मेरा सवाल तो वही है ना कि भाई 10 साल उन्होंने नहीं किया या उससे पहले तो हमने उससे ज्यादा करके दिखा दिया ना। तुलनात्मक अध्ययन तो चाहिए ना। अब जनता को तो पता चलना चाहिए ना भी क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या भविष्य के अंदर होगा। देखिए, आपने विधायक के तौर पर भी काम किया, बात करिए प्रदेश अध्यक्ष भी रहे आप, अभी राज्यसभा सांसद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चुनौतियां कहां पर देखने को मिलती है, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी आपका रोड मैप क्या रहने वाला है? देखिए, चुनौतियां कहाँ नहीं होती हैं जी। चुनौतियां तो कोई बच्चा जब अपने पाँव पर खड़ा होकर के चलने का प्रयास करता है, उस समय उसको खड़ा होने की चुनौती है, बाद में खड़ा हो जाता तो चलने की चुनौती है, चलना सीख लेता तो बोलने की चुनौती आती है, बोलना सीख लेता है तो विषयों को, आसपास के पारिवारिक सिस्टम को समझने की चुनौती आती है, फिर पढ़ाई लिखाई की, फिर रोजगार की ओर की, और फिर जब अपने क्षेत्र में जाता उसमें 1000 तरह की चुनौतियाँ आती हैं। और विपक्ष में थे, अलग प्रकार की चुनौतियाँ थी। उस समय हमारे सामने चुनौती थी, एक तो हम अपने संगठन का विस्तार करें, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करके भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार के आधार पर उसको ढाल करके और उसको एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उसको प्रस्थापित करना, और जो विपक्ष के नाते जो हमारे मुद्दे बनते हैं उनको लेकर के जाना। सरकार आती है, जो विपक्ष के नाते आवाज उठाते थे उनको पूरा करना, डेवलपमेंट के काम कराना, साफ सुथरी शासन व्यवस्था देना, ये भी एक विषय रहता है, चैलेंज रहता है। जैसे विनोद जी ने कहा, आप पूर्व की बात करते, पूर्व की नहीं करते श्रीमान जी, वर्तमान भी करते हैं और भविष्य भी भविष्य का सवाल, भविष्य का सवाल मैं बताता हूं, भविष्य की भी बात करते हैं, चिंता भी करते हैं। आजादी के 100 साल पूरे होने पर हम 2047 में विकसित राष्ट्र कैसे बने, इसकी मेरे चिंता 2 कर आखिरी रहे हैं। सवाल है सर आपसे। भविष्य का सवाल, बराला साहब ने तमाम भूमिका निभाई, किसान मोर्चा से लेके प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और चेयरमैन, और तमाम चेयरमैन के ऊपर चेयरमैन अब राज्यसभा में अपर हाउस में जिम्मेवारी निभा रहे हैं। आगे क्या बराला साहब के लिए, व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? कार्यकर्ता के जो नाते काम मिलता है, केवल एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, जो भूमिका पूर्व में मिली, चाहे मैं युवा मोर्चा का 98 में जिला सचिव था, या जिला सचिव से 2000 में युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, चाहे फिर जिले का बीजेपी का अध्यक्ष, चाहे प्रदेश का किसान मोर्चा का अध्यक्ष 3 बार, फिर चाहे प्रदेश में सचिव, महासचिव, अध्यक्ष, या फिर विधायक और अब सांसद। ये भूमिका पार्टी ने दी है, आगे भी पार्टी तय जो करेगी, बेशक साधारण कार्यकर्ता के नाते कार्यकर्ताओं के बीच में काम करने का मौका दे, या किसी जिम्मेवारी के साथ। ग्राफ तो ऊपर की तरफ जाता ना। देखिए, वो मेरे हाथ में क्या है। देखिए, हम भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ से गीता का संदेश दिया था, उस धर्मस्थली, उस कर्मस्थली से आते हैं,
कुरुक्षेत्र की भूमि से आते हैं। और कहा गया है, हमारी तो सांस्कृतिक धरोहर में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भूर्माति संगो अस्ति कर्मणि। हमारा कर्म करने में केवल अधिकार है, फल में हमारा अधिकार ही नहीं है, तो उसकी इच्छा भी क्यों करें। बहुत खूब, बहुत खूब। एक आखिरी और चुभता हुआ सवाल, बराला साहब ने कई चैलेंजेस पार किए, टिकट भी बांटी, सरकार भी आई, ठीक है गठबंधन की आई, जैसे भी आई, तमाम रोल निभाए, लेकिन टोहाना की एक जंग जरूर आप हारे। पब्लिक साहब का और आपका जो टसल था सबसे छुपा नहीं है। अब आप उसे डिप्लोमेटिकली कुछ भी करेक्ट करके बोलोगे, आपका जवाब तय करना आपका वो है, और सवाल मेरे कुछ भी हो सकते हैं। वो जो एक टेक्टिकल जो फाइट थी छोटी सी टोहाना की, वो चलती रही, फिर बाद में वो मंत्री भी बने, दूसरी पार्टी से आए, और लास्ट में ऐसा हुआ कि आप ही की पार्टी जिसके आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, वहीं से वो बीजेपी की टिकट भी ले आए। वो अलग बात है कि नतीजों में उनको हार मिली। वो टोहाना का जो एक छोटा सा टसल था वो लगातार चलता रहा, उसको लेकर भी कुछ अपडेट अगर आप देना चाहें तो मैं जरूर, लोग जानना चाहते हैं, ये सवाल वाजिब है। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हम तो जब 1998 में मैं सक्रिय सदस्य बना बीजेपी का, 96 में मैंने बीजेपी का झंडा उठाया था लोकसभा के चुनाव में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद से लेकर के आज तक मैंने पहला चुनाव हमने आमने सामने 2014 का लड़ा, 2005 में तो मैं नहीं लड़ा था, 9 में तो मैं नहीं लड़ा था, और पता था हारेंगे पता था ना, तब भी लड़ा। इसलिए हार जीत कोई मायने नहीं रखती है। और उसमें फिर आप जब जीतते हैं या आप चुनाव लड़ते हैं, आपके सामने कौन है, इस बात का सवाल नहीं है। और जब मैं वहाँ से राज्यसभा में चला गया, उसके बाद कौन आता है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, ये फैसला तो सुभाष बराला थोड़ी करेगा, पार्टी करेगी। एक सामान्य सी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी की आंतरिक व्यवस्था है, उसमें जो फैसले होते हैं सहज रूप से आगे बढ़ते हैं, सहज रूप से सिरे चढ़ाए जाते हैं। इसमें कहीं कोई इस प्रकार की प्रतिद्वंद्विता का कोई सवाल नहीं ढूंढना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बराला साहब, और बखूबी आपने जवाब दिया। अपने इस राजनीतिक जीवन के बारे में बहुत कुछ रह गया, प्लीज कुछ कहना। हाँ, लेकिन मैं तो एक बात जो रह गई थी, मैं तो पूरे लेकर के आया था। मैं क्या डेवलपमेंट के आधार पे कोई साथी कहेगा कि ये नहीं किया वो नहीं किया, पूरे प्रमाण के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। पूरे हरियाणा के या पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट? नहीं, 2 डिस्ट्रिक्ट की है। आप पढ़ दीजिए एक बार। नहीं, बहुत लंबा है, ठीक है, आप लेके जा सकता हूँ, पूरे डाटा हाँ, लेके मुझे आए, डाटा दे जा दीजिए, सकते हैं। मैं इसको अपडेट करके जरूर चलवाऊंगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, और सुभाष बराला साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मंच पे बने रहिएगा प्लीज। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर अंजनी अग्रवाल जो एमडी हैं संजीवनी हॉस्पिटल के, वो प्लीज मंच पर आएं, और सुभाष बराला जी उनको सम्मानित करेंगे। तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का ये कार्यक्रम इमर्जिंग सिरसा फतेहाबाद का हमारा कॉन्क्लेव, जिसमें हम इन जिलों के विकास यात्रा को लेकर चर्चा कर रहे हैं। विकास यात्रा के दौरान जो चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो एमडी संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर अंजनी अग्रवाल जो मेडिकल के क्षेत्र में लगातार इस क्षेत्र में एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। और अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी को कि वो सम्मानित करेंगे सुभाष बराला जी को। ये मोमेंटो बराला साहब आपको याद दिलाएगा कि आप इस मंच पर आए थे। तो सुभाष बराला भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वर्तमान में राज्यसभा सांसद, जिन्होंने सिरसा फतेहाबाद को लेकर इनका प्लान क्या है, कैसे राज्य सरकार और केंद्र की सरकार आगे बढ़ रही है, आगे काम कर रही है, उन तमाम विषयों पर उन्होंने बात की है। और प्लीज